हन्नान अपना सर पकड़े तेजी से इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा था। उदात किसी से फ़ोन पे मुखातिब जर्मन में कुछ कह रहा था। वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। जावेद और एलेक्स रमशा को ढूँढने निकले थे। क्या पता बेख़्याली में वो कहीं पार्क या रेस्टोरेंट वग़ैरह में बैठ गई हो। अक्सर जब वो टेंशन में होती थी तो या कमरे में बंद हो जाती थी या सोचते-सोचते पता नहीं घर के किस कोने में चली जाती थी। मगर अब मामला ही उल्टा था। ना वो इतने छोटे से घर में थी और ना ही आस-पास किसी जगह पे। वो इस खबर से बचने के लिए छुपी हुई थी। बहुत सी टेंशनों में सिकंदर के गायब होने वाली खबर काफ़ी नहीं थी। क्या भ्रंशा? या अल्लाह! इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा था वो खुद को? उसे कुछ करना था। दोस्त से पहले दोस्त की जान को सही सलामत ढूँढना था। हर मामले में सिकंदर उससे यही वादा लिया करता था कि अगर उससे कुछ हो जाए तो रमशा को कुछ ना होने देना। रमशा सही सलामत उसके नाम की ज़िंदगी गुज़ारती रहे। कोई दर्द भी उसे छू के ना गुज़रे। वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारे दोस्त के लिए फ़ेल नहीं हो सकता था। कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात तेज़ी से आई। वो शेरू की बीवी थी। वही बीवी जो अपनी जान की परवाह किए बिना सिकंदर को बचाने गई थी। वही बीवी जिससे उसको इलीगल फ़ाइट करने से रोका था। वही बीवी जिससे उसको शराब की लत छुड़वा दी थी। और वही बीवी जिससे अपनी जान पर खेलकर बख्तावर की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की थी। वो शेरनी थी। वो लाज़मी उसे ढूँढने गई होगी। हुदात भाई, ट्रेन स्टेशन या एयर कंपनी से पता करवाएं। किस टाइम से कहीं रमशा टिकट लेकर ऑस्ट्रिया तो नहीं गई? हन्नान की ऊंची आवाज़ में कहने पर हुदाद एकदम किसी से बात करते हुए ठहर गया। फिर किसी को बाद में बात करने का कहकर फ़ोन बंद करते हुए बोला। मतलब तुम्हें लगता है कि रमशा खुद ही कहीं गई है, बल्कि वो सिकंदर को ढूंढने गई है। मैं मुस्तफ़ा सिर्फ को कॉल करके चेक करता हूँ। तब तक आप वहां से पता करवाएं। आपकी भांजी सदा की बेवकूफ़ लड़की है, खुद को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी। अगर उससे कुछ हुआ तो शेरू। मगर क्या शेरू जिंदा होगा? क्या शेरू वापस आएगा? नहीं। उससे अपना सर सख्ती से झटक कर खुद को छिड़का। शेरू जिंदा है और शान से इन सब के पास वापस आएगा, वरना वो खुद अपने भाई को ढूंढ कर लाएगा। ये लड़की मार खाएगी मुझसे। पहले ही टेंशन कम है कि नई मुसीबत ले आए। अब इराह का क्या होगा? उदात को सख्त तैश आ गया। पहले झटकों से संभल नहीं पाया था कि रमशा सुपर हीरो बनकर अपने शोहर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हन्नान उन्हें नजरअंदाज करते हुए मुस्तफ़ा आसिफ को कॉल कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा आसिफ। जी, मैं हनान अलवी। सिकंदर भा मेरा मतलब है कापू डीमन का बेस्ट फ्रेंड। याद होगा आपको, पुलिस वाला। आपसे 3 बार मुलाकात हुई थी। जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे पूछना था कि क्या उनकी मिसेस रमशा आपके पास आई हैं? उधर हुदात को इन्फॉर्मेशन 10 मिनट में ही मिल गई। रमशा फ्लाइट लेकर ही ऑस्ट्रिया गई थी। उसे जिंदगी में पहली बार रमशा की हरकत पे बेतहाशा ताव आया था। हन्नान फोन बंद करके मुड़ा था। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वही है ना? हुदात सख्त लहजे में बोला। हन्नान को हुदात की हालत पर तरस आया। आप ही रुकिए, हाथ ही रुकिए, मैं जाकर लाता हूँ उसे। वो क्या कह सकता था? कुछ कहने जोगा ही नहीं छोड़ा तकदीर ने। अजीब सा बोझ सर और दिल में वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। अल्लाह पूछे तुमसे सिकंदर। और उसकी बद्दुआ सिकंदर को बहुत जल्द लग चुकी थी। ये क्या हो गया? वो सर पकड़ने के सिवा क्या कर सकता था? सब कुछ बिखर के रह गया था। ना सिर्फ उसका घर, बल्कि उसकी प्यारी भांजी रमशा का साहिबान। ये क्या भाई? आप दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और हमें बुलाने का कोई सीन नहीं। बख्तावर और उदात हट से बाहर निकलकर काफी दूर पैदल चलकर उस वादी में पहुंचे थे। जब उन्होंने देखा सिकंदर काले घोड़े की लगाम पकड़े उस तरफ आ रहा था। ऊपर रमशा बैठी हुई थी। इस भोर काम के लिए तुम इतनी पागल हो रही हो? क्लब में भी तो हॉर्स राइडिंग करती थी, यहाँ भी करने के लिए बेताब हो रही हो? उदात ने अपने बालों में हाथ फेरा जो तेज हवा के बायस उसके माथे पर आ रहे थे। हमें लगा तुम लोग हट में रहोगे। खुदात को नींद जो बहुत आ रही थी, इसलिए ऐसे ही निकल गए। तो बस रास्ते में घोड़ों का सबल था। रमशा का इस मौसम में दिल चाह रहा था राइड का, मगर मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो बस तुम लोगों के सामने है। कहाँ है सबल? और ये ऐसी किसी ने दे दिया आपको? बड़ी बात है। वो चलकर आई और उसने घोड़े के बालों पर हाथ फेरा। बस मेरे भी कुछ तरीके हैं, मैं काम निकलवा ही लेता हूँ। सिकंदर ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट हुदात की तरफ उछाली। हुदात ने अपनी आंखें घुमाई। जरूर किसी को मार वार कर लेकर आया होगा, इसके बगैर तो कुछ हासिल नहीं करता। खुदात अगर मामा ने भी ऐसा किया है तो आप भी चले। आप तो वैसे भी बल्कि हैं और आपकी एक आंख भी सफ़ेद है। आपके कुछ करने से पहले ही उससे दे देना है। बख्तावर हुदात की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ने लगी। हुदात ने अपना हाथ छुड़वाया। तोबा, तोबा, मैं किन बेईमान लोगों में फंस गया। कौन सी बेईमानी? चोरी थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ले लेंगे।
फिर वापस कर आएंगे? रमशा उतरने लगी तो सिकंदर ने उसकी कमर पकड़कर उससे उतारा। क्या हुआ? रमशा ने उससे घूरा। मुझे तो चलाने का इख्तियार नहीं दे रहे, तो तुम ही चला लो वक्त। इनको डर है कि कहीं घोड़े को इस रफ्तार पर न ले जाऊं कि बाद में कहीं वादियों में गिरी पड़ी ना हूं। फजूल ही बोलना। मैं चलाने देता अगर मैं खुद राइड कर रहा होता। नहीं दिल तो बस इसको पकड़कर तुमसे बातें कर रहा था। हर चीज को मनफी लेना। हाय, मैं तो चढ़ूं? ये लगाम वगाम ना आप मुझे दे। वक्त ऐसे फुर्ती से चढ़कर बैठी कि उदात के साथ सिकंदर का मुंह खुल गया। ये बंदर है क्या? वक्त हेलमेट और सेफ्टी कवर भी नहीं है। खुदा तुम बैठो इसके पीछे। नो। बख्तावर नीरू की तरह घूरी थी। मामा, मैं प्रोफेशनल हूँ और इनको मेरे पीछे बिठाएंगे क्यों? घोड़े पर जुल्म करना चाहते हैं। बेचारे ने बैठ ही जाना है फिर। सिकंदर, बच्ची थोड़ी है हमारी वक्त। चले, हम झील की तरफ चलते हैं। उसे सिकंदर का हाथ पकड़ा। सिकंदर ने उसे देखा। रमशा ने उसे इशारा किया कि उन दोनों को अकेले वक्त बिताने दे। अगर इससे कुछ हुआ ना तो तुम्हारा मैं खशर करूंगा। सिकंदर हुदात को वार्निंग देते हुए रमशा का हाथ पकड़ चुका था। हुदात ने ठंडी आह भरी। अह, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी। चलो तुम। वो दोनों अलग समझ। रमशा सिकंदर के रुक कर पीछे देखने पर हंस पड़ी। हीरा की पापा, वो अपने बॉयफ्रेंड नहीं शौहर के साथ है। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। मामूद से कुछ नहीं होने देंगे। जानता हूं मगर दोनों के मिजाज देखे हैं मैंने। किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए इस बात का भरोसा नहीं। आहिस्ता चलो। अगर हड्डी वड्डी तुड़वा दी तो मैं फिर लंगड़ी के साथ घूमते फिरते और रोमांस करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। उससे वक्त को जरा तेज पाया तो खुद अपने कदमों को तेज करते हुए उसकी टांग खींचते हुए कहा, क्या मसला है? अगर ऐसी टांग खींचने के चक्कर में गिर जाती तो मेरे दांत टूट जाते। मैं तुम्हें गिरने थोड़ी देता। हाँ, अपने लिए थोड़ी गिरने देते, खुद की जान की खातिर मुझे बचाते। काश ये 8 दिन पीछे चले जाएं। गलती कर ली तुमसे शादी करके। बख्तावर मजे से हंसी। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ आप फंस गए हैं। वो आखिर में ड्रामाई अंदाज से ड्रोनी हंसी छोड़ते हुए उसे तंग करने लगी। मुझे पता है तुम किस दिन अच्छी लगी थी। वो जैकेट की जेब में हाथ डाले रास्ते में आए कंकर को साइड पे फेंकते हुए बोला, जब तुम बीमार थी, बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं थी। दूसरा जब तुम ट्रॉमा में थी। और तीसरा शादी वाले दिन जब शर्म के मारे तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आह, उन 3 लम्हों में मैंने धोखा खा लिया। सीधा सीधा कहें, आपको हमेशा से ही चुप सिविलाइज लड़कियां पसंद थी, जैसे कि शरीना। खुदात उसके लहजे में हसद महसूस करके हंस पड़ा। ये शरीना बेचारी कहाँ से बीच में आ गई। हाँ, वो बेचारी और मैं डायन चुड़ैल। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम चुड़ैल हो मगर। लेकिन वक्त ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। उसे ये सुनना गवारा नहीं किया कि वो बोलने वाला था कि तुम मेरी चुड़ैल हो। बख्तावर आहिस्ता करो। ये जरूर सिकंदर से मुझे मार पड़वाएगी। वो तेजी से उसके पीछे भागा। बख्तावर आहिस्ता करो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतना तेजी से गायब हुई कि वो नजरों से भी ओझल हो गई। फिर उसकी चीख पे हुतात का दिल दहल गया। बख्तावर। उसका दिल डूबने को आ गया। वो भागकर उस तरफ आया तो उसने देखा घोड़ा इर्द गिर्द घूम रहा था और बख्तावर दरख्त के करीब मुंह के बल गिरी थी। हुदात की जान पर बनाई। बख्तावर बेवकूफ लड़की। उससे बख्तावर पे तैश आया। भागकर उसके पास आते उसे सीधा किया तो उसकी आंखें बंद थीं। बख्तावर। बख्तावर आंखें खोलो। मैंने जोर का थप्पड़ लगाना है। अब ये देखूंगा हमारे ट्रिप पर। बख्तावर। वो बख्त की गर्दन से उसकी नब्ज चेक करने लगा कि बख्ती हंसी छूट गई। उससे हुदात का हाथ हटाया। हद हो गई। मैं कुछ और उम्मीद कर रही थी कि बख्तावर, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। बख्तावर, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन आप डॉग महुआ अपने नाम के हैं। उठाने के लिए भी धमकी। और ये गुदगुदाने की बजाय आप कुछ और भी कर सकते थे। जानते हैं ना, मैं टिकलेश हूँ। खुदात हैरत से मुंह खोले वक्त के खिलखिलाते हुए चेहरे को देखने लगा। फिर उसका चेहरा सुर्ख हुआ और उससे बख्तावर के उठने से पहले उससे पकड़ा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेहरा देखिए अपना। आपको क्या लगता है कि मुझ प्रोफेशनल को कुछ हो सकता है भला? तो मैं अब असली में कुछ हुआ तो ऐसे ही पड़े रहने दूंगा। पूछना तो दूर तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। वो इतने गुस्से में बोला कि हद ही नहीं। हाँ हाँ, देख लेंगे। वो तकलीफ से कराते हुए उठी। बख्त। उससे किसी की आवाज़ सुनी मगर उसका ध्यान किसी पे नहीं था। उससे इर्द गिर्द देखा तो वही हॉस्पिटल का नज़ारा था। उसके बाद एक बुजुर्ग खातून किताब पकड़े उसके पास आई। बख्त बच्चे, "हम्म, वो कहाँ पे है? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? क्या कह रही हो मेरी जान? मुझे समझ नहीं आ रही।" रनी लाना अंग्रेजी में उससे मुखातिब हुई। उन्हें वक्त की जुबान समझ नहीं आई। बख्तावर ने उनका बाजू वहशत से पकड़ा। सारा दर्द
सारा जिस्म सुन्न हो गया था। उसे डर था कि अब दिमाग और ज़ुबान भी पहले की तरह ना सुन्न हो जाए। वो मेरे पीछे क्यों नहीं आए? वो मैं गिरी थी, वो क्यों नहीं आए? वो हैरत से वक़्त को देखने लगी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। तुम किसकी बात कर रही हो प्यारी? तुम कहाँ गिरी थी? क्या हुआ था? वो चीखे थे, उन्होंने मेरा नाम लिया था। वो आए नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही थी। वो क्यों नहीं आए? वो चीखी रहने लाना उसकी हालत पे डर गई। मेरी जान, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम बैठो, 1 सेकंड पानी देती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, डॉक्टर, वो क्यों नहीं आए? मैं घोड़े से गिरी हूँ, वो क्यों नहीं आए? वो उसे पानी का ग्लास अपने कांपते हाथों से पिलाने लगी तो वो बोली, वो आया था वक़्त, तुमने ही उसको भेज दिया। वो बॉय बहुत सैड था। करनी लाना दुःख से बोली, मैंने? मैंने? उसके बाद लगा उसका सर बहुत बुरी चीज़ से टकराया था। उसका हाथ बेख्तियार अपने पेट पे गया, जैसे किसी चीज़ को बचाना चाह रही हो। उसका डर था कि कुछ ही मिनटों में उसका सर और ज़ुबान सुन्न हो गए। और वाक़ई उसका डर सही निकला। वो 5 मिनट में जो खुदात को पुकार रही थी, एक अनदेखे दर्द ने उसे दोबारा होशो-हर्ष से बेगाना कर दिया। ये लेना, ये मेरे बड़े बेटे इल्हान ने बनाया है केक। बेकिंग में माहिर है। वो परेशान सी बैठी बामुश्किल ही हया के इसरार पे जूस से घूंट ले रही थी। जब एक मेड ट्रे से सजे लवाजमात लेकर आई, तो रमशा हैरत से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, वो सिकंदर को ढूँढने आई है, ना कि किसी के घर मेहमान बनकर उनसे मिलने। वो हर चीज़ के लिए मना कर रही थी। तकल्लुफ़ का शुक्रिया अदा करती वो सिकंदर के सिवा हर चीज़ से इनकारी थी। तो हया उसको बहलाने के लिए हल्की-फुल्की बातें करने लगी। रमशा अब की बार सामने बैठे उस सीले आँखों वाले लड़के को देखने लगी, जो बहुत गौर से रमशा को देख रहा था और हया के कहने के बावजूद यहाँ से नहीं किया। वो समझी ये सारी सजे स्नैक्स वो खाना चाहता है, इसलिए बैठा है। इल्हान अलबत्ता अपने कमरे में चला गया था। आपके बेटे माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और शार्प हैं। सिकंदर बहुत तारीफ कर रहे थे कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। अब ऐसे मुंह बनाकर परेशान रहने से वो अपना तासुर पूरा ज़ाहिर करेगी। एक बंदा इखलाक दिखा रहा है तो उसे भी अपने माँ बाप की तरबियत दिखानी थी। हया मुस्कुराई। सांवली रंगत आजकल साफ और चमकदार रूप में तब्दील हो गई थी। अलबत्ता सुर्खी वक्त के साथ काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसपे मुस्तफ़ा मसीद दीवाना हो गया था। जिम्मेदार मेरी उम्मीद से हो जाने के बाद हुए हैं। इनके पापा की सख्त ताकीद है कि बस मम्मी का ख्याल रखना है, कुछ भी हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। मेरे लिए बहुत पोसेसिव और प्रोटेक्टिव है। हर 10 मिनट बाद उनसे और मुझसे खबर लेते हैं। इस बात की उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो अपना ऑफिस टाइम बेंग के लिए घर में ले आए। बस हफ्ते में 2 दिन उन्हें मुल्क या शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर बेटों को किसी कार्ड की तरह मेरे सर पर खड़ा कर देते हैं। वो मुस्तफ़ा की दीवानी अपनी कही जा रही थी और रमशा की आंखों में अजीब सा एहसास सिराया। नहीं, हम ऐसे ठीक हैं। बच्चों की दुनिया में लाकर घनचक्कर नहीं बनना। तुम्हें फिर 24 घंटे की सर्विस देनी होगी। रे यार, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें दोबारा स्ट्रेचर या हॉस्पिटल बेड में लिटता नहीं देख सकता। तुमने तकलीफ से मर जाना है पागल लड़की। हाँ, बसीरों के लिए मैंने रिस्क ले लिया, मगर अब वो नहीं। मुझे हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहे, मगर बच्चों के मामले में नहीं। मुझे वैसी वाली बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरी हो, सिर्फ। इतने बच्चों के चक्कर में तुम बांटी जाओगी, और तुम्हारी हर तवज्जो हर वक्त मेरा है, सिर्फ मेरा। बेटी का नाम क्या सोचा है आपने? रमशा को सिकंदर को सहन से फिलहाल के लिए झटकना था, वरना वो पागल हो जाएगी। हया का चेहरा हैरत से फैल गया। अरे, आपको कैसे पता? बराक, कहीं तुमने तो नहीं बताया? हया ने बराक को घूरा, जो कि बहुत चुप था, मगर माँ के कहने पे बोला। मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उससे रमशा को देखा। रमशा को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन बराक उठ गया और बिना कुछ कहे यहाँ से चल पड़ा। नहीं, असल में हीरो के टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी और आपके चेहरे पे एक अजीब सा नूर है। मेरी जिल्द काफ़ी चमकदार हो गई थी, इतनी कि मेरे शौहर मुझे कमरे में बंद करने पे मजबूर हो गए। सिकंदर के बारे में बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। प्लीज़ सिकंदर, मुझे छोड़ के मत जाना। हया ने उसकी आंखों का दर्द पढ़ लिया। बेसाख्ता हाथ उसके हाथ पे रखकर बोली, कितने साल की है? वैसे तुम कहीं से नहीं लगती एक बच्चे की माँ। इतनी छोटी सी तो हो। ओह सॉरी, मैं एकदम से ही फ्रैंक हो गई। बुरा तो नहीं लगा? असल में मैं 31 वर्ष की हूँ, तो अपने आप को छोटा साइड करना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे तुम पर आ गई। रमशा मुस्कुराकर होले से सर हिलाते हुए बोली, छोटी तो है नहीं हूँ, 23 साल की हूँ और इरा चंद महीनों में 2 साल की हो जाएगी। और आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे तुम कह सकती हैं। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है?
अच्छा, अब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। इसी उम्र में तो मेरे बरात को ऐलान हुए थे। होने पे तो जब मैं 19 या 20 साल की थी, तो हो जाते, मगर शादी के 4 साल बाद ये दोनों लाडले आए। ऐलान ने तो 3 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, जबकि पराग 2.5 वर्ष का था, तो ऐसी स्पीड पकड़ी कि रुकने का नाम नहीं लिया। अच्छा, मगर इरा तो 5-6 महीने की थी, तो बातें करती थी। मेरा मतलब अपनी ज़ुबान में। उसे हर चीज़ का रिस्पॉन्स देना होता था, खासकर अपने पापा को देखते ही शुरू हो जाती। हो, आओ, मगर पहला लफ्ज़ उससे नाना बोला था, जब 6 महीने की थी, और अब तो ऐसा बोलती है कि 6-7 वर्ष के बच्चे भी दंग रह जाएँगे, कि हम तो इतना नहीं बोलते। हया की आँखें फैल गईं। अच्छा, इतना बोलती है, तो स्कूल क्यों नहीं डाला? इतनी होनहार बच्ची से अब तक दुनिया क्यों महरूम है? हया, किसी की भारी गंभीर आवाज़ ने उन दोनों को बोलने से रोक दिया। रमशा ने दूसरी जानिब देखा, एक लंबा-चौड़ा, बेइंतहा खूबसूरत, गोरा, जिसकी ओशन ब्लू आँखें इतनी गहरी थीं कि इंसान बस उन्हें देखते ही डूब जाए। स्याह बाल और दाढ़ी उसके तीखे नकूश को और पुरकशिश बना रही थी। उसके जबड़े इतने शार्प थे कि दाढ़ी के बावजूद भी कोई देख के कह सकता था कि उनको हाथ लगाओ तो हाथ कटने का इम्कान होगा। वो चारकोल ग्रे टू पीस में हया का परफेक्शनिस्ट मुस्तफ़ा आसिफ खड़ा था। मुस्तफ़ा, हया खड़ी हुई। रमशा भी तेज़ी से खड़ी हुई। सिकंदर, सिकंदर कहाँ है? क्या वो पीछे है? वो साथ भी हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता लबो लहजे में बोलता वो हया को देखने लगा और उसे इशारे में कुछ कह रहा था। वालेकुम सलाम, आप लोगों को तकलीफ़ देने पर माज़रत, मगर प्लीज़ बता दें कि मेरे शौहर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिला दें। उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा। अगर वो कहीं छुपे हुए हैं, तो उनको बिना बताए मुझे उनके पास ले जाएँ। उनको मेरी ज़रूरत है, प्लीज़। वो अब रो देने को थी। हया ने रमशा के कंधे के गिर्द बाजू फैलाए और मुस्तफ़ा को देखा। वो अजीब कशमकश में लग रहा था, जैसे कुछ बताना चाहता था और नहीं भी। आप बैठिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। हया, प्लीज़ हेल्प हर। मतलब? सिकंदर कहाँ है? देखिए प्लीज़, कोई बुरी खबर मत बताइएगा। मैं इसी उम्मीद से फ़्लाइट लेकर यहाँ आई हूँ। मेरी छोटी-सी बेटी है, अपने पापा में उसकी जान है। उसकी खातिर मुझे कुछ उम्मीद तो दें, उन्हें कुछ नहीं होगा ना? मुस्तफ़ा, आप बोलते क्यों नहीं हैं? डैडी, आप इन्हें बता क्यों नहीं देते कि कापू किडनैप हो गए हैं? एकदम किसी की बात पर सारू ने झटके से मुड़कर देखा। पराग संजीदगी से खड़ा उन्हें देख रहा था। रमशा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। अपनी दर्द से भरी करा को होंठों के जरिए गला घूंटते वो गहरी सांस लेती बोलने लगी कि मुस्तफ़ा ने पराग को आंखें दिखाई, साथ में दबी आवाज़ से घुराया, बराक, ऊपर जाओ। मुस्तफ़ा, ये क्या कह रहा है? अब हया भी परेशान हो गई। तुमने देखा सिकंदर को? किधर है वो? प्लीज़ बताओ। मुस्तफ़ा का दिल किया पराग को थप्पड़ लगा दे। हया, प्लीज़ इन्हें बिठाएं, मैं इसको ऊपर भेज कर आता हूँ। बराक मज़ीद कुछ कहना चाहता था जब मुस्तफ़ा ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। इससे पहले वो उसे यहाँ से लेकर जाता, फ़ोन की बेल ने उसे रोक दिया। एक्सक्यूज़ मी। फ़ोन निकाल कर बराक को पकड़े वो बाहर चल पड़ा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन मुस्तफ़ा ने उसे मौका नहीं दिया। पता नहीं पागल कुछ भी बोलता रहता है, आप बैठो, परेशान बिल्कुल नहीं होना। सिकंदर भाई किडनैप होने वाली चीज़ थोड़ी है। ये पानी पियो, मैं अभी आई। उसके चेहरे पे खुद उलझन और परेशानी थी। रमशा फ़ोन निकाल कर अब की बार सिकंदर की बहुत ही इमरजेंसी वाले नंबर पे कॉल मिलाने लगी, क्योंकि सिकंदर ने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं से भी सिकंदर का उससे रब्ता नहीं हो पाता, तब वो ये नंबर इस्तेमाल करे। अब सारी उम्मीद हाथमी की तरफ देखकर वो घबराते हुए नंबर मिलाने लगी कि एकदम किसी अननोन नंबर से कॉल आई। उससे तेज़ी से फ़ोन उठाया और कानों से लगाया। हेलो, सिकंदर। कुछ सेकंड खामोशी रही, तो रमशा को तेज़ी से बोलना पड़ा। हेलो, सिकंदर, ये आप हैं? सिकंदर, सिकंदर। फिर उसे मुख्तलिफ ज़ुबान में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। क्या रूसी ज़ुबान, मगर उसका तलफ़्फ़ुज़ भारी नहीं था। फिर किसी के कहके सुनाई दिए, फिर कोई रमशा से मुखातिब हुआ। पहली और आखिरी बार सिर्फ तुम उसे सुनोगी। क्या तुम्हें अलविदाई गीत सुना दें? वो बड़ा मशहूर इटालियन ज़ुबान का गीत है। टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में रमशा ने किसी को कहते हुए सुना और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, मगर ऐसा लगता था ज़ुबान मासूर हो चुकी है। जिस्म भी इतना सुन हो गया कि उसमें खड़े होने की सकत ना रही। कहके सुनाई दे रहे थे, मगर हर तरफ अंधेरा क्यों छा रहा था। उसके बाद आवाज़ भी ऐसे लग रही थी जैसे दूर जा रही हूँ। वो किसी समंदर में थी। हाँ, हर तरफ पानी था। सांस घुटती जा रही थी। वो हर शय से दूर गहराई में डूबती जा रही थी।
जुबान और दिल सिकंदर के लिए आवाज़ उठाकर एहतजाज करना चाहते थे, मगर पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था और उसके बाद उसे कुछ याद न रहा। सिकंदर चला गया तो वो कैसे जिंदा रह सकती थी? 3 माह बाद उससे खुद को आईने में देखा। वो उस वक्त वाइट शर्ट और टैन पैंट्स में थी। घड़ी पहनकर वो अपने चेहरे और गर्दन पे पुराने जख्मों के निशान देख रही थी, जो अब दाग की सूरत में तब्दील हो गए थे। कुछ के निशान तो वाकई पक्के हो गए थे, कभी ना मिटने वाले। भाई रोजाना उसे क्रीम लगाने की ताकीद करते और भाभी कोई ना कोई देसी टोटका उसके ऊपर आजमाती। नई जिंदगी अच्छी थी। उससे अपना गेट का टेस्ट क्लियर कर लिया था। उसे अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, जिसके लिए अभी 2 महीने पड़े हुए थे। उस छोटे से फ्लैट में भाई भाभी और छोटू मुर्तज़ा के संग अच्छे से वक्त गुजर जाता था, मगर फिर भी कुछ बहुत बड़ी कमी थी। उस कमी की वजह से वो बहुत बेचैन हो गई थी और उसकी बेचैनी डिप्रेशन में तब्दील हो रही थी। ऊपर से अजीब अजीब ख्वाब और आसपास बड़ी अनजान आवाज़ उसके सर में टी से उठने का बायस बनती। उसकी हालत से भाई बहुत परेशान रहते थे। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द हलकोरे लेता हुआ दिखाई देता। वो अपने भाई को परेशान नहीं देखना चाहती थी, मगर अपनी हालत पे इतनी बेबस हो जाती थी कि समझ नहीं आती कि क्या करे। भाभी उसके लिए किंडल ले आई ताकि वो नॉवेल से अपना दिल बहलाए। एक्सीडेंट से पहले भाभी का कहना था वो नॉवेल्स बड़े शौक से पढ़ती थी। एक कोना और किंडल पकड़ा दो, बस बख्तावर मैडम किसी को नहीं छेड़ेगी। मगर अब तो नॉवेल से उसे बेजारी और महज सरदर्दी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता था। वो यहाँ से बाहर जाना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से पहले उसे अपनी मसरूफियात ढूंढनी थी। दरवाजे में नन्हे हाथों से दस्तक हुई। उस मीठी मीठी दस्तक को सुनकर बख्त मुस्कुराई। अपने वेवी बालों को हल्का सा हाथ मारकर उससे अपना टैन कोट, सीवी की फाइल और छोटा सा खाकी रंग का पर्स उठाया और दरवाज़ा खोला तो नीचे 10 के मुर्तज़ा को देखा, जो क्रॉलिंग करता अपनी बी के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ था। मेरा बॉयफ्रेंड आया है, सदके बी का इंतजार कर रहे थे। उसे झुककर 2 दांत निकालते हुए मुर्तज़ा से कहा, जो वक्त को देखकर खिलखिला कर बत बोला। बख्तावर ने उसे गोद में उठाया और उसके गाल को जोर से बहसा दिया। वो बख्त के बाल पकड़ने लगा। बख्त एहतियात से उसको दूसरे बाजू में करते हुए बोली, नोटी बॉय, आपकी भी इंटरव्यू के लिए जा रही है? क्यों बेचारी को चुड़ैल बनाना चाहते हो? चुड़ैल बाज आ जाओ, वरना बहुत मार खाओगी मुझसे। वो एकदम तेजी से घूमकर किसी को देखने लगी। कोई था। उसकी आंखों में वहशत आ गई। उसे लग रहा था कि वो एक आंख वाला शख्स उसे चुड़ैल बोल रहा था, लेकिन वो क्यों बोलेगा? और एक आंख वाला शख्स कहाँ से आ गया? अरे कहाँ की तैयारी है लड़की? उससे डरकर मुड़ते हुए देखा तो भाभी को सामने पाकर उसे तेजी से खुद को संभाला। बख्त, तुम ठीक तो हो? आयना ने परेशानी से वक्त का चेहरा देखा, जहाँ पे घबराहट से उसका चेहरा कुछ हद तक अपनी शर्ट के रंग की तरह हो गया। हाँ, भाभी, ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद है। वो बेध्यानी से कहती एकदम अपनी जुबान के फिसल जाने पर पछताई। कौन मेरी जान? यहाँ तो कोई नहीं है। और कितनी बार कहा है भाभी मत बोला करो, आप ही बोला करो। चलो आओ, नाश्ता टेबल पर लग चुका है। तुम्हारे हानी मामा, मेरा मतलब तुम्हारे भाई अभी आते होंगे। आईना उसका ध्यान बटाने के लिए उसे डपटते हुए अपनी खुद की जुबान फिसल जाने पर चस्पस हो गई। हाँ, कौन हो सकता है? मैं और मेरा वहम। इन लाडली ने कुछ खाया कि नहीं? अब वो मुस्कुराकर कहते हुए मुर्तज़ा की गाल चूमते हुए बोली, जो मुठियाँ भींचे अपनी टांगें जोर से हिलाता। डूडू लगा हुआ था। डूडू ही लगे रहना। एक वो थी जो ऐसा लगता था पैदा होते साथ ही उसकी ट्यूशन लगवाती हो। कुछ तो सीख लो उससे। दुरायना जो काउंटर से जूस का जग उठाने लगी एकदम वक्त की बात पे साकित हो गई। वक्त कभी कभी आधी अधूरी बात करती थी, जिससे गुमान होता कि कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन उससे इतने साफ लफ्ज़ों में राह का जिक्र किया कि वो साकित हुए बगैर न रह सकी। उसका दिल किया सीधा बोले, तुम्हें इरुजान याद है? सबकी जूनियर भा। किसकी बात कर रही हो बख्त? हाँ। वो फाइल और बैग सामने सेंटर टेबल पर रखते हुए बोली, तुमने अभी कहा ना उससे सीख लो। किससे सीखे? बख्तावर के चेहरे पर उलझन भरे तासुरात आए। मैंने तो ऐसा कहा? मूसी मामा क्या कह रही हैं? मैं तो लाडलियां कर रही थी भाभी। ओह सॉरी। आप ही। आईना महज गहरा सांस लेने पे मजबूर हो गई। चाचू की जिंदगी में खुशी के पल इतने छोटे क्यों होते हैं? आखिर किसी की नजर उन्हें आसानी से क्यों लग जाती है? और मिशी, वो भी तो थी। जब जब मामू के साथ बुरा होता तो उस हादसे में किस तरह मिशी भी शामिल होती। उसका सोचकर ही उसका दिल भर रहा था। उसका क्या कोई भी आम शख्स
उसके बारे में सुनता एक आंसू सूख रहा था या अफसोस अपने अंदर महसूस करता। सिकंदर के जाने के बाद वो सही मानों में रुल गई थी। वो सिकंदर की रह नहीं रही थी। सिकंदर और रमशा की कल वापसी थी, जबकि उन दोनों ने सीधा मालदीव जाना था 6 दिन के लिए। खुदा जिसकी नई नई शादी हुई थी इस बात पे चिढ़ रहा था कि वो दोनों तन्हाई में कहीं घूमते फिरते, मगर वक्त को जिद लग गई। मामा आपी और हीरू कुछ दिन उनके साथ घूमो। फैमिली वेकेशन का पता नहीं कब मौका मिले। अकेले तो ऐसे बोर हो जाना था। हाँ, अकेले। ये 6 फुटा बंदा तो उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो दिल ही दिल में कुड़ता रहा, मगर वहाँ किसे परवाह थी। सिकंदर से तो उससे मजीद पैर बांध लिया। जब वो उन दोनों को करीब खड़ा या हुदात को जरा रोमांटिक होता देख लेता, तो बस फिर ऐसी नसों से दिखता कि इतना पुलिस वाले रात के पैर गैर शादीशुदा जोड़े को रंगे हाथों पकड़ के भी ना देखते होंगे। मगर सिकंदर क्या करता, वो खुद पे काबू पाने की कोशिश करता, लेकिन उसके अंदर का प्रोटेक्टिव पाप जाग जाता। वो कुछ लम्हों में भूल जाता कि वक्त की अब शादी हो चुकी है। वो उसका आशिक नहीं, उसका शरई और कानूनी शौहर है। रमशा उसे डांटती कि क्या पागलपन की तरह हरकतें करना छोड़ दे। कभी कभार तो वो ऐसी हरकतें करती सिकंदर का ध्यान उनकी तरफ से हटाकर ट्रैम्पलिंग करने की तरफ हो जाए, और वाकई उसके बाद सिकंदर को रे के अलावा कुछ दिखाई ना देता। जो भी था आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाएगा उनका। वो मजीद 5 दिन नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि सिकंदर को वापसी में अपने काम को देखना था। आम आदमी थोड़ी था, बहुत बड़ा गुंडा था। इतने दिन छुट्टियों में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले हीरा की पैदाइश के वक्त उससे लंबी छुट्टी ली थी। वो चारों उस दिन ओसन कोल में मौजूद थे, जो कि बहुत बड़ी और अपने इर्द गिर्द वादियों और पहाड़ों के बीच सबसे खूबसूरत झील थी। वक्त और खुदात का वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था। अलबत्ता रमशा वापस जाने से पहले वो झील देखना चाहती थी। एक तरफ से उसने वक्त और खुदात को डेलिबरेटली अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मौका दिया। सिकंदर फिर रे को लेकर जाने को तैयार था, लेकिन वक्त को जब उनका प्लान पता लगा तो वो भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। खुदात का दिल किया अपनी बेवकूफ़ नई बीवी का गला दबा दे। वो लोग गेस्ट हाउस में ठहर रहे थे। इरा की नींद की टाइमिंग खराब हुए हुए थे, इससे रमशा उसे सुलाकर जावेद को देकर सिकंदर के साथ बाहर निकल पड़ी, जबकि बिस्तर पाकर वक्त धड़ाम से गिर गई। हाय, बहुत लंबा ट्रिप था। मैं तो थक गई। आप ज़रा पर्दे गिरा दें, मैं 1 घंटा सोकर फिर उठती हूँ। वो मज़े से बोलती तकिए को अपने गाल के करीब करती नींद की आगोश की तरफ बढ़ने ही लगी थी, जबकि किसी ने जोर से उसको तकिया मारा। वो तेज़ी से उठकर उसे देखने लगी। दुनिया का अनोखा हनीमून है मेरा, जो बीवी के साथ साथ पूरे खानदान भी शामिल है। पहले ही बहुत तपा हुआ हूँ, ऊपर से तुम्हें नींद आ रही है। मेरा जरा भी ख्याल हो तुम्हें। वक्त कुछ कहने लगी, फिर चहक कर बोली, अरे तो हम अनोखा जोड़ा है ना। क्यों बाकियों की तरह बोरिंग अकेले अकेले जगह जगह घूमे। वो तो शादीशुदा एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के लिए बाहर अकेले जाते हैं, जबकि हमारा तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हम तो बेहद अच्छे दोस्त हैं। अब एक अच्छे दोस्त और समझने वाले शोर, मुझे बेहद नींद आ रही है। जरा सी, थोड़ी सी आंख बंद करने दे, तब तक आप बाहर का नज़ारा देखें। हो सके तो सुते भी मारे, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। वो दोबारा तकिए पे अपना सर रखने लगी कि वही तकिया उदात ने उठा लिया और साइड पे फेंक कर वो झुका, इतना कि पग को जरा सा खिसकना पड़ा। तुम क्या बहुत भोली हो बख्तावर? हम यहाँ पर सोने या घूमने फिरने आए हैं क्या? इतनी भी समझ नहीं है तुम में। दोस्त से कब शोहर बनूंगा तुम्हारा। बख्तावर के गाल सुर्ख हो गए और उसे आंखें दिखाते उससे चेहरा काफी पीछे किया। तोबा, उससे नहीं बन गए थे जब आपने साइन किया था निकाहनामे पे। ओह अच्छा, हम पहले की तरह सही से बातें नहीं कर पा रहे हैं ना। मैं वादा करती हूँ पूरा टाइम आपको दूंगी। बस प्लीज जरा सा 10 मिनट आंख बंद करने दे। वो मासूमियत का पैकेट लिए उसे सोने की इजाजत मांग रही थी। मेरी तारीफ करोगी? वो अब शरारत से अपनी उंगली की पोर उसकी गाल पे सहलाते हुए बोला। वक्त ने उसकी बात पर उसे घूरा। किस चीज की तारीफ। मेरी खूबसूरती की, मेरी शख्सियत की, और ये कि तुम कितनी लगी हो मुझे पाकर। वक्त घुटने ऊपर करते हुए गाल पे अपने हाथ रखकर बोली, अच्छा हुदा नसीम और खूबसूरत, ये कब हुआ। उसके बालों को अपनी उंगलियों की लपेट में लेते हुए बोला। ये 33 साल पहले हुआ। मैं तब तक तुम्हें आंखें बंद करने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सदके नहीं पड़ोगी। सदके किस चीज के पढ़ूं। वो बेइंतहा संजीदगी से कहती हुदात की बुरी आंख को देख रही थी, जहां पे साफ लिखा था कि वो कुछ मिनट में फट पड़ेगा। हुदात ने अपनी पेशानी उसके साथ टकराई। वक्त उफ कहते हुए जोर से उसके बाजू में हाथ मारने लगी। नॉवलों में तुम क्या पढ़ती हो? वो मैं क्यों बताऊं, और शादी को भी 5-6 दिन भी नहीं हुए।
और अभी से मेरे पे तशद्दुद शुरू हो गया। जा यहाँ से, अब मैं पूरा दिन सोऊंगी और तारीफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तकिया घसीट कर लेटने लगी जब हुदात ने उसे खींच कर उठाया। अब बताता हूँ तशद्दुद क्या होता है। वो उसकी टांगें खींचकर उसे बाहर लेकर जाने के लिए उठाने लगा। हुदात, ये हरकत आपको बहुत महंगी पड़ेगी। वो चीख कर उसकी कमर पे जोर से मुक्का मारते हुए बोली। जवाब में हुदात ने उसकी पेशानी चूम कर कहा, ग्रेट, मुझे सस्ती चीज़ें वैसे ही पसंद नहीं। मोवावा नाना, मोवावा नाना। हुदात ने अपनी आंखें खोली और बेकिसी को अपने चेहरे के करीब देखकर वो तेजी से उठा। ये क्या है? मेरी छोटी सी मेटिल्डा क्या लाई है? बेरी जूस नाना, मी मेकी फॉर यू। इरा ब्लैक स्वेटर शर्ट और ब्लू जीन्स के ऊपर एप्रन जिसमें डैडी स्कर्ट लिखा था, सर पे फ्लावर का रिबन बांधे वो सिकंदर की जूनियर भाभी। जी हाँ, हमारी इरू अब पूरे 2 साल की हो चुकी थी। हुदात ने मुस्कुराकर उसे उठाया और प्लास्टिक का चमकता हुआ स्टारबक्स का कप उससे लिया। वाओ, ये मेरी इरो ने बनाया है। इरा सर जोर से हिलाते हुए बोली, या मी मेगी। हुदात ने उसके बढ़ते घुंघराले बालों में हाथ फेरा। इरो झूठ तो नहीं बोल रही? मी नो लाई नाना। हुदात ने गौर से उसकी आंखों में देखा फिर बोला, जावेद ने हेल्प की है ना? नो एली हेल्प मी। उप्स, मी बिस्सी। हाय पकड़ी गई। इरा अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उप्स इतनी क्यूट अंदाज से बोली कि हुदात हंसते हुए मजबूर हो गया। उसके गाल पे जोरदार बोसा देते हुए बोला, नहीं, मेरी मेटिल्डा लाई है तो मैं लाजमी पीऊंगा। मम्मी उठी। मम्मी के जिक्र पर इरा की आंखें ना जाने की उदास हो जाती थी। नाना, मी वॉन्ट पापा। पापा कौन? पापा नो कम बैक। पापा इज एंग्री विद इरू। पापा नो लाइक इरू एंड मम्मी। हमेशा से नाना से दोहराया यह सवाल, पापा कब आएंगे नाना। इतना अरसा हो गया उन्हें काम से गए हुए। पहले तो फ़ोन पर भी बात हो जाती थी, अब तो जैसे पापा गायब हो गए थे। क्या पापा इतना नाराज़ थे कि अपनी इरू से और तो और मम्मी से भी खफा थे कि उनके जाने के बाद मम्मी रोती हैं, मम्मी गुस्सा होती हैं, मम्मी चीज़ें तोड़ती हैं। मम्मी को कभी इतना सैड उससे नहीं देखा। मम्मी तो पापा की थी और पापा की जान थी। मम्मी में तो पापा। मम्मी को हर्ट देखकर क्यों नहीं आ रहे। खुदात एक बार फिर खुद को बेबस महसूस कर रहा था मगर उसकी मासूम मोटी काली आंखों को देखते हुए बोला, नहीं रहा, पापा की तो जान है आप पे। पापा असल में किसी अहम काम के लिए कहीं गए हैं और वो आपके लिए ढेर सारी चीज़ें भी लेकर आनी थी ना। लाइक आपको वो बैटमैन की कार पसंद आई थी और वो बड़ा सा रोबोट जो बोलता और लड़ता भी है और वो जोकी के कपड़े। तो टाइम तो लगता है ना। इरहा अब बिल्कुल रोने वाली हो गई। नो, मी नो वॉन्ट एनीथिंग। मी वॉन्ट ओनली पापा, माई भा, चूनी भा, पापा। उफ, उसकी कामती थोड़ी और हुदात के चेहरे पे हाथ रख के वो इतनी मासूम सी गुड़िया लग रही थी कि उसकी हालत देखकर हुदात का दिल भर आया। हुदात ने उस सन्नी सी जान को अपने साथ लगाया। पापा ज़रूर आएंगे हीरो, अगर हीरो गुड गर्ल बनकर अपनी मम्मी का ख्याल रखेगी। मम्मी को इस बिग गर्ल की बहुत ज़रूरत है और मुझे भी तो है। देखो, आप ही नाराज़ होकर मुझे छोड़ गई। वो सामने पक की बड़ी तस्वीर को देखते हुए बोला, नाना, यू शोकी, आप भी थिंकी, आप भी विल कम। नो सैड नाना, इरू विल ऑल्सो बिकम सैड। उदास उसके मजे से दी हुई तजवीज़ पे हंस पड़ा। नहीं मेरी जान, नाना क्यों उदास होंगे भला? नाना के पास हीरो है ना। है, अब मैं ये जूस पीऊँ फिर कौन कुकीज़ खाएगा? इरा चेक कर पीछे होते हुए बोली, वी नाना, वी। दैट्स माय गर्ल।